आइए अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम, दैट इज राउथ हर्विज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। बच्चों, as you know that ns is a network function that is defined as ps upon qs. ps is numerator polynomial and qs is denominator polynomial. So if you substitute qs equals to 0, then this is called characteristic equation. And suppose this characteristic equation is like this. तो अगर आप इसको जीरो के इक्वल रखते हैं डिनोमिनेटर को, तो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ ऐसे हो गई। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के आप अगर नॉर्मल मेथड यूज करेंगे तो इसमें रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो इन राउथ हर्विज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर एक हम टेबल ड्रॉ करेंगे, दैट इज कॉल्ड राउथ टेबल, और वो जो मेथड होगा उसको हम कहेंगे राउथ टेबुलेशन मेथड। ठीक है, बट उस टेबल को ड्रॉ करने से पहले कुछ इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रेस्पेक्ट में कुछ रूल्स हैं। आप देखेंगे कि इस इक्वेशन में an माइनस वन, an माइनस टू एंड a नॉट, दीज आर द कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहली कंडीशन है कि ऑल कोफिशिएंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर सपोज an माइनस वन यहां पर जीरो हो गया, ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट मिसिंग हो जाएगा, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाइड बाई एस रेज टू पावर n माइनस वन मिसिंग। तो यानी कि अगर n इक्वल्स टू 5 है तो s रेज टू पावर 4 होगा, उसके बाद s रेज टू पावर 3 मिलेगा, 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर उसके बाद 3 मिलेगा, 4 वाला पार्ट तो गायब हो जाएगा। तो कोई भी टर्म इसमें से मिसिंग नहीं होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि इसमें कुछ इवन पावर के टर्म्स होंगे, कुछ ऑड पावर्स के टर्म्स होंगे। तो अगर कॉम्बिनेशन ऑफ इवन एंड ऑड पावर की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो ऑल कोफिशिएंट्स शुड बी देयर, और यू कैन से ऑल टर्म्स मस्ट बी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं सभी कोफिशिएंट्स रियल होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए, सेकेंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर सपोज ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स हैं या फिर इवन हार्मोनिक्स हैं, उस केस में सारे ऑड टर्म्स या फिर सारे इवन टर्म्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन है तो सभी होने चाहिए, कोई भी एक मिसिंग है डायरेक्टली आप कहेंगे सिस्टम इज अनस्टेबल। अगर कोई भी कोफिशिएंट एक निगेटिव हो रहा है तो आप डायरेक्टली कह देंगे कि सिस्टम इज अनस्टेबल, क्योंकि अगर इसका कोफिशिएंट निगेटिव हो गया कोई भी एक, तो उसका मतलब है जब आप रूट सॉल्व करेंगे वो रूट्स राइट हाफ ऑफ प्लेन में लाई करेंगे, और इसके रूट्स क्या देते हैं, पोल्स देते हैं, और पोल्स राइट हाफ ऑफ प्लेन में अगर लाई करता है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम सारे पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे अभी। तो बच्चों यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लिस्ट आउट किए जो हमने एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट इज ऑल द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन हैव द सेम साइन। अगर सभी पॉजिटिव हैं तो ठीक, या तो फिर सभी नेगेटिव होनी चाहिए, जैसे कि आप माइनस कॉमन ले लें तो सभी पॉजिटिव हो जाएं। कोई भी कोफिशिएंट मिसिंग नहीं होना चाहिए, ये हमने आपको बताया था। एंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन हैव नेगेटिव रियल पार्ट्स। ठीक है, if all the elements of the first column of Routh's tabulation are of the same sign, then number of changes of sign in the elements of the first column equals the number of roots with the positive real part. अब ये चीज क्या है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो राउथ टैबुलेशन एक नया वर्ड यूज हुआ है, तो ये टेबल कैसे आप ड्रॉ करेंगे, कैसे आप राइट करेंगे इस टेबल को। तो राउथ टेबल या राउथ टैबुलेशन मेथड, इसमें आपको करना क्या है, एक लाइन हमने ड्रॉ किया, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नंबर 1 है,
ए एन एस रेस टू पावर एन, तो हाईएस्ट जो एस की पावर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद उसकी लोएस्ट एस की पावर, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप उनकी पावर्स को लिखते जाएंगे और फाइनली आप कांस्टेंट टर्म तक जाएंगे, मींस जिसकी पावर एस की पावर 0 वहां तक आपको जाना है। ठीक है, अब जो फर्स्ट रो है एस रेस टू पावर एन, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एस रेस टू पावर एन का कोफिशिएंट लिखना है, देन थोड़ा आपको स्पेस देना है, एक पावर छोड़ के नेक्स्ट टर्म का आपको कोफिशिएंट लिखना है, तो ए एन माइनस 2, देन आपको लिखना है ए एन माइनस 4 एंड सो ऑन। तो अगर सपोज ये फर्स्ट टर्म है तो आपको फर्स्ट हार्मोन, फिर सेकंड को मिस करना है, थर्ड, तो 1 3 5 7 इसके कोफिशिएंट्स आपको लिखने हैं। सेकेंड रो में जब एस रेस टू पावर एन में आएंगे तो वहां पर इक्वेशन में देखिए सेकेंड कोफिशिएंट, सेकेंड टर्म है तो उसका कोफिशिएंट ए एन माइनस 1, देन एक छोड़ के ए एन माइनस 3, ए एन माइनस 5 एंड सो ऑन, ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो ये कौन सा हो गया, सेकेंड टर्म, फोर्थ, सिक्स्थ, एथ। तो हमने लिखा 1 3 5 7 पहले ऑड नंबर टर्म्स और फिर इवन नंबर टर्म्स के हमने कोफिशिएंट्स लिख लिए। अब आप फर्दर इक्वेशन पे नहीं जाएंगे और साथ ही साथ आपको यहां पर क्या लिखना है, एस रेस टू पावर 0 का कोफिशिएंट लिखना है। तो एस रेस टू पावर 0 इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, आप देखेंगे दिस इज एस रेस टू पावर 0 टर्म, तो इसका कोफिशिएंट ए नॉट है, वो आपको यहां पर लिख लेना है, बाकी कुछ भी आपको अब इक्वेशन से नहीं लिखना है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि एस रेस टू पावर एन माइनस 2 को कैसे लिखना है, इसके कोफिशिएंट, इसके आगे जो टर्म होंगे वो कैसे मेंशन करने हैं। तो इसमें आप ये देखिए, सबसे पहले जैसे डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या है, ए बी सी डी, इसको आप सॉल्व करने हैं तो आप क्या करते हैं, पहले ए डी और देन उसके बाद आप किसको मल्टीप्लाई करते हैं, बी सी को, और बीच में माइनस साइन आ जाता है। यहाँ पर जस्ट उल्टा करना है, इसमें सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट में ए और डी को फर्स्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको हमने कह दिया नंबर 1, ये मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन आ गया आपका ए एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए एन माइनस 2, देन आप मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड, माइनस साइन आएगा इन बिटवीन, और अब आप लिखेंगे ए एन इंटू ए एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई जो ये फर्स्ट कोफिशिएंट है जहां से आपने स्टार्ट किया था, तो डिवाइडेड बाई ए एन माइनस 1। सिमिलरली जब नेक्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, इसको थोड़ा सा और हम गैप बढ़ाते हैं इसमें, लाइक दिस। अब जब हम सेकेंड एलिमेंट लिखेंगे एस एन माइनस 2 रो में, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, आपके मन में आएगा कि ए एन माइनस 3, ए एन माइनस 4 माइनस ए एन माइनस 2, ए एन माइनस 5 डिवाइडेड बाई ए एन माइनस 3। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको स्टार्ट करना हमेशा फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है। तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और देन आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको और डिवाइड करेंगे जो हमने सर्कल कर रखा है ऑलरेडी ए एन माइनस 1। ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट विल बी एंड सो ऑन। अब जब थर्ड रो के लिए आएंगे एस एन माइनस 3 के लिए, तब आप फर्स्ट रो छोड़ देंगे, सेकेंड एंड थर्ड रो में सेम कंसेप्ट आप यूज करते चले जाएंगे। अब जब आप थर्ड रो के लिए लिखेंगे एस एन माइनस 3 के लिए, तो आप फर्स्ट रो को इग्नोर करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड रो जो आपने कैलकुलेट किया है उससे सॉल्व करेंगे जैसे हमने ऊपर मेथड यूज किया है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और, ये जो फर्स्ट कॉलम आ रहा है, कौन सा कॉलम, दिस कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम जो है इसमें कोफिशिएंट्स के साइन, हम इस कॉलम को सेपरेट लिख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज एस रेज टू पावर एन, एस रेज टू पावर एन माइनस 1 एंड एस नॉट,
यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं an-1 और सपोज दिस इज bn एंड सो ऑन और यहाँ पर a0, अगर ये इन सभी के साइन पॉजिटिव हैं, मतलब सभी के सेम साइन है, या तो सभी के पॉजिटिव हों या फिर सभी के नेगेटिव हों, तो इसका मतलब है कोई भी पोल राइट हाफ ऑफ प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, सिस्टम स्टेबल है। अगर कुछ ऐसा केस हो जाए कि यहां पे इस ये साइन माइनस हो गया और उसके बाद फिर प्लस प्लस प्लस, तो आप देखेंगे इसमें कितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस हैं। ये प्लस प्लस कोई साइन चेंज नहीं, बट यहाँ प्लस टू माइनस एक साइन चेंज हो गया, अगेन माइनस टू प्लस एक और साइन चेंज हो गया, फिर ये प्लस 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 कोई साइन चेंज नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हो गए? 2। एक बार प्लस से माइनस हुआ, फिर माइनस से प्लस हुआ, 2 बार चेंज हुआ ना। तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस होंगे उतने ही नंबर ऑफ राइट हाफ प्लेन पोल्स होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टम कैसा है, तो आप सिंपली कह देंगे सिस्टम अनस्टेबल है। और अगर ये सिस्टम अनस्टेबल है तो कितने नंबर ऑफ पोल्स राइट हाफ ऑफ प्लेन में लाई कर रहे हैं? जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस हैं, जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस हैं, ठीक है, उतने ही पोल्स राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में लाई करेंगे। तो इस स्टेटमेंट में जहां पर हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन डिफाइन की है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ राउथ टेबुलेशन आर ऑफ द सेम साइन, ठीक है, and if not the number of sign changes in the elements of the first column equals to the number of roots with positive real part, ठीक है, तो यानी कि राइट हाफ ऑफ प्लेन में उतने ही नंबर ऑफ रूट्स होंगे। हाँ, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए वो अभी आने वाली एक कंडीशन है, स्पेशल केसेस में वो कंसीडर करेंगे। जैसे आपने यहाँ पर सॉल्व किए एलिमेंट्स की वैल्यूज, ठीक है, अगर सपोज ये कोई रो एक है जिसका फर्स्ट एलिमेंट अगर 0 आ जाए, या फिर इस सभी रो के एलिमेंट सारे अगर एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं, तो उस केस में हम अभी आपको बताएंगे कि मार्जिनल वो कंडीशन क्या होती है, क्या उसमें मार्जिनल स्टेबिलिटी की कंडीशन आती है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पर मार्जिनल स्टेबिलिटी की कोई भी बात हमने नहीं की है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी आने वाले टाइम में आपको मार्जिनल स्टेबिलिटी समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, अगर हमारे पास कोई एक 5th ऑर्डर या 6th ऑर्डर की इक्वेशन है तो उसके लिए राउथ टेबुलेशन कैसे आप लिखेंगे। अब ये इक्वेशन है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसका हम राउथ टेबल लिखते हैं, तो राउथ टेबल के लिए थोड़ा सा s⁻6 s⁻5 4 3 2 1 एंड 0। तो s⁻6 का कोफिशिएंट है a6, देन हम आएंगे a4, देन हम आएंगे a3 को आप इग्नोर करेंगे, a2, देन हम a1 को इग्नोर करेंगे, a0। s5 में a5 a3 a1, इसके बाद कोई कोफिशिएंट नहीं है तो वो 0 हो जाएगा। अब s4 को कैसे लिखेंगे? a5 a4 माइनस a6 a3 डिवाइडेड बाई a5, और हम इसको एज्यूम कर लेते हैं सपोज दिस इज a, ठीक। सिमिलरली यहां पर जो सेकंड आएगा a5 a2 माइनस a1 a6 अपॉन a5, इसको हमने एज्यूम कर लिया b।
अब यहां पर लिखेंगे तो A5 को A0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -0 डिवाइडेड बाई A5, ठीक है। तो यहां पर A5 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज A0, और ये अगेन ये आपको मिल जाएगा 0। सिमिलरली S3 को लिखना है, तो आप ये दोनों रोज को कंसीडर करेंगे, कौन सी, S5 एंड S4 को। तो A3 माइनस BA5 है ना, तो यहां पर लिखेंगे हम डिवाइडेड बाई A। सिमिलरली आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। सो यहां पर देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब S0 को आप चाहे S0 की S⁻0 की वैल्यू को चाहे आप ऐसे कैलकुलेट कीजिए, डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म लिख लीजिए, वो हमेशा आपको वही मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आए थे हमने उनको ABCDEF मान लिया, क्योंकि बार बार उतना लेंदी एक्सप्रेशन लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल केस हो गया। अब अगर इसी केस में हम एज्यूम करें या ऐसा सोल्यूशन आ जाए, सपोज C एलिमेंट यहाँ पर 0 हो जाता, सॉल्व करने में D मिलेगा बट C 0 हो जाता, तो क्या करते, जैसे ही C 0 होता आगे के एलिमेंट्स आप सॉल्व नहीं कर पाते। तो उस केस में हमें एक स्पेशल केस कंसीडर करते हैं। वो स्पेशल केस क्या होगा, सपोज ये C 0 मिलता है यहाँ पे, अगर इसको आप सॉल्व करते A3 माइनस B5, अगर ये 0 होता तो कैसी रो हो जाती है, ये रो हो जाती 0D00, ठीक है। तो इस 0 एलिमेंट को आप क्या एज्यूम करते हैं यहाँ पे, इसके प्लेस पे आप ये जो है यहाँ पे, इसके प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, चूंकि 0 है तो स्मॉल एप्सिलॉन, मींस एप्सिलॉन से इसको रिप्रेजेंट करते, वेयर एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। इफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी रो इज 0, तो हम उसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते, और अब एप्सिलॉन के साथ उसकी एनालिसिस करते, तो क्या होता, एप्सिलॉन B माइनस AD अपॉन एप्सिलॉन। सिमिलरली यहां पर एप्सिलॉन A0 अपॉन एप्सिलॉन, तो ये हो जाता A0, ये तो 0 मिलता, और उसके बाद S⁻1 का हम कंसीडर करते, और फिर इसमें लिमिट लेते कि लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, तो एप्सिलॉन B माइनस AD अपॉन एप्सिलॉन सॉल्व करके क्या आता, तो हम यहाँ पर लिमिट लेते एप्सिलॉन टेंस टू 0 और फैक्टर फाइंड करते इस वन और इसकी वैल्यू सॉल्व करते, ठीक है। सिमिलरली S⁻1 जब आप सॉल्व करेंगे, सपोज ये आ रहा है यहाँ पर E, तो अगला एलिमेंट क्या हो जाता है यहाँ पे, ED माइनस A एप्सिलॉन अपॉन E। तो इस टर्म में भी एप्सिलॉन टर्म आ रहा है, तो इसकी भी हम लिमिट लेते एप्सिलॉन टेंस टू 0, ED माइनस A एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई E, और ये लिमिट सॉल्व करते हैं, तो इनसे कुछ कंडीशंस मिल जाती हैं। तो एक तो केस ये हो गया, ठीक है। सेकेंड स्पेशल केस हमारे पास ऐसा आता है, ठीक है। तो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, कोई भी एक रो है, एनी वन रो इज 0, तो उस केस में क्या होगा। अब इस प्रीवियस एग्जांपल में हम ऐसा करें, सपोज ये एलिमेंट भी 0 सॉल्व होके आ जाता, और जो आपने यहाँ पर D सॉल्व किया था ये भी 0 सॉल्व होके आ जाता, तो ये 0 0 0 0, पूरी रो 0 है। तो ऐसे केस में आप फर्दर एलिमेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे केस में ये फर्दर एलिमेंट्स की वैल्यूज आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये एक स्पेशल केस बन गया। तो इस स्पेशल केस में आपको करना क्या है कि जो रो 0 हो रही है, जो रो 0 हो रही है उसके ऊपर वाली रो की इक्वेशन आपको लिखनी है। कैसे लिख पाएंगे इक्वेशन,
उसके ऊपर की रो है s रेज टू पावर 4, तो इसका कोफिशिएंट क्या रहा a, है ना। तो आप इक्वेशन लिखेंगे s रेज टू पावर 4 में, तो s रेज टू पावर 4 आएगा, उसके बाद कौन सा टर्म आएगा, s स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, s रेज टू पावर 0 आ जाएगा, है ना। एक एक टर्म छोड़ के आता है ना। तो आप वो इक्वेशन लिखेंगे, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन, and this auxiliary equation is represented by अब इस केस में ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी क्या, a s रेज टू पावर 4, a जो वहां पर कोफिशिएंट सॉल्व किया है, प्लस b s स्क्वायर प्लस a नॉट इक्वल्स टू 0, दिस विल बी द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉरी फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो जीरो रो हो रही है, एस क्यूब वाली रो जो जीरो हो रही है, इसके कोफिशिएंट्स को आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आप इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एस, और डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें क्या मिल जाएगा, 4s क्यूब प्लस 2bs स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो इसके कोफिशिएंट आएंगे s क्यूब और s स्क्वायर के, वो उसमें रिप्लेस कर देंगे उस टेबल में। ठीक है, यहाँ पे तो देखो ये जो आया, यहाँ पे आप क्या रिप्लेस करेंगे, s क्यूब का कोफिशिएंट है 4a, s क्यूब के बाद आएगा s, वो सॉल्व होगा नहीं, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर s स्क्वायर है, तो s स्क्वायर का आपको इसमें आना नहीं है, s क्यूब में s क्यूब आएगा फिर s आएगा और कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो ये एलिमेंट नहीं आएगा, तो आपने कैलकुलेट किया 4a, फिर आप अगेन वो क्रॉस मेथड यूज कीजिए और फर्दर एलिमेंट्स सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इस स्पेशल केस में और जो केस 1 डिस्कस किया था, इनके पॉइंट्स मैं आपको नोट डाउन करा देता हूं। सो दिस इज केस 1 जो हमने डिस्कस किया था, और केस 1 में आपको क्या पॉइंट कैसे सॉल्व करना है, ऐसे प्रोसीड करना है। केस 2, तो यहां पर केस 2 है कि ऑल एलिमेंट्स इन वन रो इज इन वन रो आर 0। तो ये मेथड जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था, ऐसे आपको करना है। ds बाई डी एस अपॉन डी एस इक्वल्स टू 0, इसके जो कॉफिशियंट्स आएंगे उससे आप जीरो वाली रो को रिप्लेस कर देंगे, फिर फर्दर आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे और साइन चेंजेस देखेंगे फर्स्ट रो में कितने हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है, इसको जीरो के इक्वल रखा है, इसमें आप रूट्स फाइंड करेंगे। कौन से रूट्स, s के रूट्स आएंगे। ठीक है, तो s के रूट्स रियल रूट्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सपोज रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं, उसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स s स्क्वायर प्लस 4 है, तो s स्क्वायर इक्वल्स टू -2, s इक्वल्स टू प्लस माइनस j√2, तो ये कैसे रूट्स आ गए, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आ गए। अब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स कहाँ पर हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे हैं, तो सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका यहाँ पर आंसर है, अगर इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करते हैं, तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होगा। और भी हम इसमें कुछ फर्दर देखेंगे जब हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि ये दोनों केसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। So question is, characteristic equation is given, QS is given, determine the stability of this system। तो इस सिस्टम की स्टेबिलिटी आपको सॉल्व करनी है, और जैसे ही कहा स्टेबिलिटी सॉल्व करनी है, तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के कहे या ना कहे आपको राउथ-हर्विस क्राइटेरिया यूज करना है। तो बाय राउथ-हर्विस क्राइटेरिया आप लिखेंगे राउथ टैबुलेशन मेथड। तो उस केस में क्या करना है, s रेज टू पावर 4 हाईएस्ट है, फिर s रेज टू पावर 3, s रेज टू पावर 2, s रेज टू पावर 1, s रेज टू पावर 0। ठीक,
एस रेज टू पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है 1। फिर आप क्या करेंगे, एक कोफिशिएंट एक छोड़ देंगे, एस रेज टू पावर 4 कंसीडर कर रहे हैं तो एस रेज टू पावर 3 को आप छोड़ देंगे, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, एस स्क्वायर के बाद एस को छोड़ देंगे, एस रेज टू पावर 0 का कोफिशिएंट है 5, और यहाँ पर आप एस रेज टू पावर 0 को के कोफिशिएंट ऑलरेडी लिख देंगे। चाहे आप राउथ टेबुलेशन मेथड के प्रॉपर मेथड को सॉल्व करते हुए हैं तब भी ये 5 आएगा, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। एस क्यूब का कोफिशिएंट है 2, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट आप ऊपर लिख चुके हैं तो ये आ जाएगा अगला 4 एस का कोफिशिएंट, और फर्दर कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप 0 लिख सकते हैं। एस स्क्वायर का कोफिशिएंट सॉल्व करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, राउथ टेबुलेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज 6, माइनस 1 एंड 4 अब मल्टीप्लाई होंगे, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 1। सेकेंड में जब आप लिखेंगे तो 2 एंड 5 मल्टीप्लाई होगा 10, माइनस 1 माइनस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मिल जाएगा आपको 5, और नेक्स्ट एलिमेंट आप देखेंगे 0 ही आएगा। एस रेज टू पावर 1 का सॉल्व करने के लिए आप सेकेंड एंड थर्ड रो कंसिडर करेंगे, इन दोनों को रो को, तो 1 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 एंड 4, देन आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड 5, तो 1 4 मीन्स 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1, तो ये कितना आ जाएगा -6। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दोनों जीरोस हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, फर्दर ये सब 0 0 आपको मिलेंगे। आप एस रेज टू पावर 0 को सॉल्व करना है तो देखिए क्या है, -6 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई -6 दैट इज 5। तो आप सॉल्व करें या डायरेक्टली वहां इक्वेशन से लिख लें। अब इस इक्वेशन में आप देखो, मैं एलिमेंट्स को सर्कल कर रहा हूं, जो मेन एलिमेंट्स हैं फर्स्ट कॉलम के 1 2 1, और यहां पर आ रहा है -6 और यहां पर आ रहा है 5। ठीक है, तो ये सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं होगा ये हमें बताना है। अब साइन चेंजेस देखो हैं कि नहीं है फर्स्ट कॉलम में। पहले 1 है यानी कि पॉजिटिव साइन है, 2 है वो भी पॉजिटिव साइन है, कोई साइन चेंज नहीं हुआ। थर्ड एलिमेंट 1 आया तब भी पॉजिटिव साइन है, कोई साइन चेंज नहीं हुआ। जब यहां से आ रहे हैं हम इस 1 से 6 पे तो एक साइन चेंज हो रहा है प्लस से माइनस, और -6 से जब 5 पे जा रहे हैं तो दूसरा साइन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे साइन चेंज हुआ +2 माइनस, यहाँ पर भी साइन चेंज हुआ, जो एरो हमने ग्रीन कलर के शो किए हैं। देयर आर 2 साइन चेंजेस। It means 2 number of poles lie on right half of S plane। ठीक है, और जब वो राइट हाफ ऑफ प्लेन में एक भी पोल अगर लाई कर रहा है तो सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। ठीक, समझ में आ गया बच्चों? अभी हमने यहाँ पर सेकेंड लर्निंग आउटकम कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अब आपका नॉलेज चेक करते हैं।